नमस्कार दोस्तों। एचडीएफसी बैंक जिसमें अभी मैनेजमेंट में सीरियसली एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है और उसकी वजह से मार्केट में एक अनसर्टेनिटी चारों तरफ फैली हुई है। तो क्या एचडीएफसी बैंक इस मैनेजमेंट चेंज के बाद में कोलैप्स कर जाएगा, या फिर ये डबल स्पीड से राइज कर सकता है, या फिर इस बैंक में मैनेजमेंट चेंज से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा? एक्चुअली नॉइज को दूर करके, शोर शराबे को दूर करके, क्रक्स यानी एक्चुअल जो रियलिटी जो है उस पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस बैंक में क्या इसके जो कंपटीशन में जो दूसरे बैंक्स है प्राइवेट सेक्टर के, उनसे ज्यादा पोटेंशियल है या फिर कम पोटेंशियल है, या फिर आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक इससे बेटर प्लेस्ड है। तो एक इन्वेस्टर के तौर पे दोस्तों, आपको जो क्लैरिटी चाहिए, आपको सही डिसीजन मेकिंग के लिए बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके की रियलिटी है, वो सारी आज इस वीडियो में डिकोड करते हुए हम आपको दिखलाएंगे। और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। अब दोस्तों होता क्या है, अगर आप 3-4 मिनट वीडियो देखते हैं तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होता। ये वैसे ही है जैसे अगर बीमार होने के बाद में डॉक्टर ने 7 डेज की मेडिसिन लिखी है, आप 2 दिन मेडिसिन खा करके फिर उसे छोड़ देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। बेटर है वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि उसी में आपका जो टाइम इन्वेस्ट हुआ है उसका पूरा फायदा मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सागरनॉमिक्स बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी और बाकी बैंक्स के कंपैरिजन पर। लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को अभी से, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको तुरंत मिल जाए, आपसे कहीं मिस ना हो जाए। तो दोस्तों आपने कर दिया है तो जरूर इसके साथ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक के बारे में क्या चल रहा है। पहले उन चीजों को एनालाइज करते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि इन दिनों में बैंकिंग सेक्टर को लेकर के और काफी सारी जो न्यूज चल रही है, उसमें एक न्यूज क्या है, एक ये है आपकी कि एचडीएफसी बैंक अपॉइंट्स लॉ फर्म्स टू प्रोब अतानु चक्रवर्तीज एलिगेशंस। अब हुआ क्या है, देखिए मैं बताता हूं आपको। यहां पर आप ही समझिए, एचडीएफसी बैंक जो है ये प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा ही मतलब सबसे बड़ा बैंक है ऑब्वियसली, और इसमें कुछ समय पहले जो एचडीएफसी लिमिटेड के साथ डीमर्जर हुआ था, तो इसने एक बहुत टफ टाइम को फेस किया है। तो मतलब उसको फेस किया है। तो एक चैलेंज तो था कि क्या ये जो मर्जर हुआ था, मर्जर विद एचडीएफसी लिमिटेड, क्या ये सही था, गलत था, या इससे बैंक की ग्रोथ पर कुछ फर्क पड़ा है। दूसरा, अभी जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूं। इसमें पहले मैं बताता हूं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और इसका ओवरऑल क्या असर पड़ सकता है वो मैं आपको इस पे बताता हूं। अब पहली बात यह है कि मैनेजमेंट चेंज जो है वो किस तरीके का हुआ। तो देखिए, रियलिटी जो घटना जो हुई है उसको आप क्रोनोलॉजिकली आप समझेंगे तो आपको काफी चीजें अच्छे समझ में आएंगी। यहां पर ये चक्रवर्ती साहब जो पहले बॉस थे यहाँ के बैंक के, वो रिजाइन करते हैं, और रिजाइन करके, और वो क्योंकि उनको ठीक है जब तक काम किया उसके बाद रिजाइन करते हैं, बट रिजाइन एक सिंपल प्रोसेस होता है। इन्होंने क्या किया, उसके अंदर रेजिग्नेशन लेटर में कुछ ऐसी चीजें डाल दी जिससे ये लगता है कि बैंक की प्रैक्टिसेस से ये खुश नहीं थे। यानी ये इन्होंने कहा है कि पिछले 2 साल में मैंने कुछ चीजें ऐसी देखी है जो मुझे ठीक नहीं लगी, और यही चीज लिखने की वजह से मार्केट में पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। देखिए, ये आपके स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है, अतानु चक्रवर्तीज रेजिग्नेशन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। तो ये है चक्रवर्ती साहब, और इन्होंने क्या लिखा है, इसके अंदर ये लिखा है कि साइटिंग ही हैज साइटेड अनस्पेसिफाइड एथिकल कंसर्न्स ओवर पर्सनल वैल्यूज। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है ये भी बताता हूं। द रेजिग्नेशन रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट हिज वेग एलिगेशंस। वेग का मतलब होता है जो साफ सुथरा नहीं हो, गोलमोल, एंड पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन एचडीएफसी बैंक्स रेपुटेशन।
शुड लेंडर्स लीव की पोजीशंस विदाउट क्लैरिटी एक्सप्लेनिंग देयर साइटेड एथिकल कंसर्न्स। ये कौन पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं सुभाष चंद्र गर्ग साहब। ये देखिए पॉइंट ये है कि इन्होंने कहते हैं एक महाभारत में एक आपको पता है एक समय था जब युधिष्ठिर हमेशा सच बोलते थे। उन्होंने जीवन में फिर एक ही चीज बोली थी जो अर्ध सत्य था। उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो हतः नरो वाक कुंजरो। अब जो पहली लाइन थी ना वो उन्होंने जोर से बोली अश्वत्थामा हतो हतः, अश्वत्थामा मारा गया जो वहां का कौरवों का बहुत बड़ा योद्धा था। फिर धीरे से एक लाइन बोली नरो व कुंजरो कि आदमी या फिर हाथी। एक्चुअली कौरवों की सेना में ना दो अश्वत्थामा थे। एक तो जो सबसे बड़ा योद्धा उनकी सेना में वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स था वो अश्वत्थामा था। दूसरा एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। तो रियलिटी में हुआ क्या था? हाथी मारा गया था जिसका नाम अश्वत्थामा था और युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया ताकि सामने वाली जो सेना है उसमें कंफ्यूजन फैल गया, एक पैनिक क्रिएट हो गया। बाद में उन्होंने धीरे से कहा आदमी या हाथी। पॉइंट ये है कि यहां पर चक्रवर्ती साहब भी वैसा ही काम करके गए हैं। ये जब बाहर गए हैं तो इन्होंने ये कहा है कि बैंक में रेजिग्नेशन में लिखा कि बैंक में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मेरी पर्सनल वैल्यूज के साथ मैच नहीं कर रही थी, इसलिए मैं यहां से रिजाइन कर रहा हूं। अब देखो इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या चीज ठीक नहीं चल रही थी, कितनी ठीक नहीं चल रही थी, उसका इंपैक्ट क्या था, और यही वजह है कि एक अनसर्टिनिटी मार्केट में क्रिएट की। अब ये इन्होंने जानबूझ के क्रिएट की है या फिर अनजाने में, वो तो वो ही जाने, पर पॉइंट ये है कि इसकी वजह से इतना स्टेबल बैंक जो एचडीएफसी इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें एक अजीब सा एक पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हुई और उसका असर आपने देखा होगा कि स्टॉक के ऊपर भी पड़ा है। अब इसका हम देखते हैं रियल इंपैक्ट क्या हो सकता है और क्या नहीं। तो देखिए अब आपको सिचुएशन तो समझ में आ ही गई है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आई थिंक इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचे, आप पॉइंट समझ गए हो कि अश्वत्थामा हतो हतः नरो वा कुंजरो, वो वाली प्रॉब्लम हो चुकी है। बट अब रियलिटी में देखते हैं क्या हो रहा है बैंक में। तो क्या किसी इंसान के सिर्फ एक लाइन लिख देने से बैंक का सारा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। मैनेजमेंट चेंज जो हुआ है सर्टेन अभी रिसेंटली, उसका असर देखने के लिए हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पर और हम सबसे पहले एचडीएफसी को ही देखते हैं। तो देखिए एचडीएफसी बैंक के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके जो नंबर्स हैं वो दे आर वेरी सॉलिड, कोई ऐसा कोई इशू इसमें नहीं है। और साथ में आप देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये हमने पहले भी एक वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट मैं आपको यहां पर एक क्विकली ओवरव्यू दे देता हूं, फिर हम इसके पीयर कंपैरिजन पर भी चलेंगे। ठीक है जी। पहली चीज, इस बैंक के पास 15% मार्केट शेयर है और ये इंडिया का टॉप बैंक है। और अगर आप बात करें प्राइवेट सेक्टर में तो 37% मार्केट शेयर, मतलब 15% तो टोटल में। तीन जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं तो 15%, ये द कंपनी इज इंडियाज वन ऑफ द 3 सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स विद a 15% मार्केट शेयर इन द बैंकिंग सेक्टर्स एडवांसेस and a 37% market share in private sector banks advances as of 2024। कहने का मतलब यह है कि ये ओवरऑल सेकंड लार्जेस्ट बैंक है आफ्टर एसबीआई। और ये बैंक के सारे ये नंबर्स आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब मैं नंबर्स को डिटेल में जाने के बजाय यहां आपको समरी के तौर पे बताता हूं। इसके बैंक के जो नंबर्स हैं, देखिए रिटेल सेक्टर से बैंकिंग जो है वो वहां से 42% इनका बिजनेस आता है, होलसेल बैंकिंग से 23%, इंश्योरेंस से 17%, अब और बाकी ट्रेजरी वगैरह से भी 10-12% के आसपास आता है। मेन चीज ये है कि ये रेशियोज आप देखिए, ये रेशियोज जो है ना दे से अ लॉट ऑफ स्टोरी। पहला है कैपिटल एडिकेसी रेशियो। इसका मतलब होता है कि क्या बैंक के पास पर्याप्त पैसा है, पूंजी है जिससे वो अपना बिजनेस ढंग से कर सके। कैपिटल एडिक्वेट है या नहीं है? तो आंसर इसका है, यहां पर ये आ रहा है 19.9%, जो कि आरबीआई की रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा है। तो बैंक जो है वो वेल कैपिटलाइज्ड है। सेकेंडली नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.5% का, जो भी इंडस्ट्री के हिसाब से ही है। तीसरा है ग्रोस एनपीएस 1.2%, विच इज इंडस्ट्री के हिसाब से काफी लो। आप ये देखिए इंडस्ट्री में जहां कोई टाइम था जब बैंकों के एनपीएस बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन अब ये अगर 1.2% एनपीए है, यानी व्हाट इज एनपीए? एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंक का पैसा वो है जो डूब भी सकता है
अनसर्टेन है, आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो हम उसे डूबा हुआ मान लेते हैं, दैट इज एनपीए। अब ये ग्रोस होता है और ये नेट होता है, तो दोनों ही नंबर्स में आप देखोगे ये इंडस्ट्री के बहुत अच्छे नंबर्स माने जाएंगे, 1.2% एंड 0.4%। ठीक है। सेकंड है कॉस्ट टू इनकम रेशियो एंड रिटर्न ऑन एसेट्स, सारे नंबर सही हैं इसके। अच्छा, लोन बुक अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो लोन बुक भी कंपनी की बहुत अच्छी खासी है, 2,84,000 नहीं 28,44,600 करोड़, ये इसकी जो है लोन बुक है। साथ में इसके पास में डिपॉजिट्स है 227,52,400 करोड़ के, काफी, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी बैंक है। और सबसे बड़ी बात है कासा रेशियो, दैट इज 34%, विच इज वेरी वेरी गुड। अब देखो होता क्या है, हालांकि ये इंडस्ट्री का टॉप कासा नहीं कह सकते आप इसको, बट फिर भी आप ये मान करके चलिए। एक मैं कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूं, व्हाट इज कासा एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो हम बात करते हैं क्या एचडीएफसी बैंक की रियलिटी वीएस पैनिक। ठीक है, तो पैनिक और रियलिटी में क्या डिफरेंस है, तो देखिए एक अच्छी बात है, ऑल नंबर्स आर फाइन। साथ में कासा रेशियो 34%। अब 34% का मतलब क्या होता है, ये देखिए बेसिकली क्या होता है, बैंक जो है इसको जल्दी से समझेंगे, का और सा, जो लोग जानते हैं वो भी, उनके लिए भी थोड़ा कुछ नई चीज हो सकती है, बाकी जो नहीं जानते हैं वो प्लीज समझ लीजिए। का होता है करंट अकाउंट और सा होता है आपका सेविंग्स अकाउंट। तो इसका मतलब क्या, कैपिटल करंट अकाउंट डिवाइडेड बाय सेविंग्स अकाउंट्स। इसका मतलब यह है कि अगर बैंक के पास में मान लीजिए 100 अकाउंट है टोटल, तो उनमें से मान लीजिए कि जो आपका जो 34 है ना, वो आपके क्या है, वो आपके हैं करंट अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट की जो परसेंटेज है, अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, तो जो करंट अकाउंट की परसेंटेज है वो क्या है, वो है आपकी एक सेकेंड 34%। अब यहां एक चीज को और समझिए, वो ये है कि क्यों करंट अकाउंट इंपॉर्टेंट है। देखो हालांकि बहुत टॉप लेवल पे तो नहीं है, लेकिन करंट अकाउंट की परसेंटेज जितनी ज्यादा होती है, द हायर इज द बेटर। सेविंग अकाउंट का परसेंटेज कम होता है, द इट इज बेटर। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आप जब सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा जमा करवाते हो, देन यू हैव टू, द बैंक हैज टू पे अराउंड 3-4% का जो भी सबका इंटरेस्ट होता है वो एनुअली। ठीक है, तो आपको पैसा बैंक में रखने के बदले में बैंक जो है वो 3-4% इंटरेस्ट देता है, एंड इस पैसे को बैंक ले जाकर के प्रोजेक्ट्स वगैरह को या जो भी कॉर्पोरेट्स है उनको उन पर खर्चा करता है, उनको लोन देता है, मान लीजिए करीब 9% से सपोज करिए 15% रफली। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का लोन है, कुछ भी है, किसी में 9%, आप कार पे लोन लेंगे तो अलग होगी रेट, हाउस लोन लेंगे तो अलग होगी, पर्सनल लोन लेंगे तो और ज्यादा होगी, बट अगर आप कॉर्पोरेट्स को देंगे तो वहां पर थोड़ा सा रेट इंडस्ट्री के हिसाब से होती है, वो माइबोर लाइबोर से चलती है, अभी बात नहीं करेंगे उस पर। एनीवेज, अब यहां मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4% जो है वो पैसा आपको बैंक दे रही है एनुअली, और सपोज करिए 9% जो पैसा है वो बैंक के पास एज एन इंटरेस्ट इनकम आ रहा है। इन दोनों जो बीच का डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट मार्जिन। तो अभी इस केस में हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया 5%। ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ खर्चे वर्चे निकाल करके फाइनली मान लीजिए 3-4% के आसपास में इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। दिस इज बैंक की कमाई। अब ये कहानी किसकी हो गई, ये हो गई सेविंग्स अकाउंट की। लेकिन क्या करंट अकाउंट में भी ऐसा ही होता है, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। करंट अकाउंट में क्या होता है, आप जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो करंट अकाउंट में जब काम करते हैं तो वो बैंक उनको 0% इंटरेस्ट देता है, यानी उसमें जितना भी पैसा है उस पर बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं है। अब इस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए 9% पैसा बैंक के पास में लोन देने के बाद में आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा बैंक की कमाई है। दिस इज एब्सोल्यूट इनकम ऑफ बैंक। ठीक है, सो कहां तो 1 लाख रुपीज के अंदर मान लीजिए 9,000 रुपीज कमा रहे हैं, और कहां वो 1 लाख रुपीज के अंदर सिर्फ 3,000 रुपीज कमा रहे थे। दैट इज वाई द हायर द कासा रेशियो द बेटर इट इज। सो इस हिसाब से भी एचडीएफसी बैंक इज डूइंग गुड। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं और देखते हैं पीयर कंपैरिजन इसका करके देखते हैं। तो यहां आपके स्क्रीन पर बैंक्स की अलग अलग जो है नाम नजर आ रहे हैं, एक बार जल्दी से इनको ओवरव्यू करते हैं, देखते हैं कि हाउ दीज बैंक्स आर एक्चुअली फेयरिंग विद ईच अदर। सो ओके, सो मैं अपने आप को एक बार ओझल कर लेता हूं, अदृश्य, ये हो गया मैं अदृश्य, बहुत बढ़िया।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें जो ओवरऑल नंबर्स है बैंक के वो किस तरह से काम कर रहे हैं। सो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर पीयर कंपैरिजन नजर आ रहा है। तो देखिए, हम प्राइस वाइज की तो बात करते नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि देखिए, अगर आप स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात करेंगे, देन यू विल सी दैट स्टॉक पीई के हिसाब से एचडीएफसी बैंक आज की तारीख में काफी नीचे है, मतलब दिस इज 15.8, और जबकि आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक इज 16.9, और अगर मान लीजिए कोटक महिंद्रा इज ऑन द एक्सपेंसिव साइड। बुक वैल्यू के हिसाब से भी बात करें तो दिस इज 3864, बट हम ना इंपोर्टेंट रेशियोज को लेते हैं अभी यहाँ पर। तो यहां आप देखिए एचडीएफसी बैंक की एक प्लस पॉइंट क्या है, ये सबसे अच्छा डिविडेंड यील्ड देता है। डिविडेंड यील्ड आप देखिए कि आईसीआईसीआई बैंक का 0.88 है, एक्सिस का 0.8 है, 0.08 है, वो सबसे कम तो एक्सिस बैंक दे रहा है, और उसके अलावा कोटक महिंद्रा का भी कम है, बट इन सबसे ज्यादा टॉप नंबर पर कौन है, एचडीएफसी बैंक। यानी बैंक एचडीएफसी बैंक आपको जो यील्ड है यानी कि डिविडेंड इनकम उससे अच्छी खासी होती है। अब भाई देखो, एक बात बताओ, डिविडेंड इनकम कब होगी? डिविडेंड इनकम तब होगी जब बैंक को खुद को इनकम होगी। बैंक की इनकम में से यानी उसके प्रॉफिट में से ये दो हिस्से करते हैं, एक ये रिटेन करते हैं, दूसरा ये अपने शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहां पर डिविडेंड इनकम जो है वो एचडीएफसी सबसे अच्छा रोल इसमें निभा रहा है। अगर हम बात करें तो आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो लगभग सबकी बराबर सी है। सो हालांकि कोटक महिंद्रा की थोड़ी ज्यादा है, बट नॉट अ बिग डील ब्रेकर। आरओई की बात करें तो यहां पर भी थोड़ा सा लगभग सेम सा ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और अगर अब बात करें हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो ऑब्वियसली मार्केट कैपिटलाइजेशन में एचडीएफसी बैंक इज ऑन नंबर 1 स्लॉट, फॉलोड बाय सेकंड नंबर पे आईसीआईसीआई, थर्ड नंबर पे आपका एक्सिस, एंड फोर्थ नंबर पे आपका कोटक महिंद्रा। हम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स को नहीं ले रहे हैं यहां पर, सो देयरफॉर यू डोंट थिंक अबाउट एसबीआई एंड अदर्स। पैग रेशियो के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये सारे ही बैंक्स वेल प्लेस्ड हैं, बट एक्सिस बैंक पैग रेशियो के हिसाब से थोड़ा सस्ता लग रहा है, और बट ओवरऑल अगर आप बात करें तो अगेन लेस देन 1 इज ऑलवेज गुड। फिर बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वहां पर भी नंबर सिमिलर से ही है। डिविडेंड पे आउट रेशियो में आपको फिर से वही चीज होती नजर आएगी, 23.8, यानी कि दिस इज अगेन नंबर 1। बाकी 15 है, एक्सिस का तो 1% 1 है, क्या ही बोलो उसको, कोटेक का भी 2 है, तो कोई मतलब नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो को हम लोग इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज में दिस डज नॉट गिव क्लियर पिक्चर। पित्रोस की स्कोर के हिसाब से भी ठीक है ये बैंक। और अगर आप बात करें प्रॉफिट ग्रोथ, ये इंपॉर्टेंट होती है, 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से देखें देन इट्स फाइन, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से ही ठीक ठाक लेवल पे है। हालांकि जो हाईएस्ट जो दिया है वो आईसीआईसीआई बैंक ने दिया है, बट दिस इज अगेन इन अ गुड शेप। 22 इज अ गुड नंबर, आई मीन प्रॉफिट ग्रोथ ओवर 3 years इज दिस इज अ गुड नंबर। और एक चीज मत भूलिए दोस्तों, यहां एक चीज इंपॉर्टेंट रखिए, ये गुड नंबर जो आ रहा है 3 साल की बात करें, इसमें एचडीएफसी का जो मर्जर हुआ था ना, उसका जो इस पे शॉक लगा था वो भी शामिल है। तो अगर उसको आप एक साइड में कर लें तो ये नंबर मच बेटर एंड बिगर हो सकता है। इसलिए वी शुड नॉट थिंक इन दैट वे आइसोलेशन में, और इसलिए हमें ये नंबर हो सकता है इंडस्ट्री बेस्ट हो जाए आफ्टर कंसिडरिंग दैट। ठीक है, अगर आप बात करें सेल्स में, तो सेल्स प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे हैं क्योंकि बाकी नंबर्स तो सबके लगभग ठीक ठाक से ही है, बट अगर मार्जिन की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का मार्जिन इज 38%, आईसीआईसी का इससे कितना कम है 23%, एक्सिस का 62% है, और कोटक का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो यानी अगेन अगर आप टॉप 2 बैंक्स में बात करें तो एचडीएफसी बैंक इज डूइंग गुड। अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर भी सारे बैंक्स ठीक ठाक है। हम लोग परसेंटेज टर्म्स को ही लेंगे ज्यादा ताकि हमारा टाइम बचे। ये जरूर कर सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम ये देखें कि देखिए सबकी ना जो टेरिटरी, मतलब जो सबका जो डायरेक्शन है वो ठीक है, मतलब दे आर ऑल ग्रोइंग। ठीक है, ये 16,000 करोड़, हाँ हालांकि ये जरूर कहूंगा कि एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक से बहुत ज्यादा है, और एक्सिस बैंक का तो डबल है, और मैं कहूंगा कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है उससे तो लगभग 4 गुना प्रॉफिट बना रहा है। प्लस कोटक महिंद्रा बैंक में आप देखिए एक बार नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर लॉस भी है, बट एचडीएफसी बैंक में कहीं कोई लॉस नहीं है ओवर द ईयर पीरियड ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो अगेन यहां पर भी वही चीज है, बट आई थिंक हम लोग थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीजों को बात करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमने, आई थिंक वी कैन डिस्कस, बट वीडियो विल बिकम एंडलेसली
लॉन्ग। एनीवेज ये ठीक है, डिविडेंड पे आउट पर बात की थी हमने, और यहां हम अगेन देख सकते हैं सेम फिगर्स। ये आईसीआईसीआई, एक्सिस और कोटक महिंद्रा, दे आर नॉट इवन मैचिंग विद द नंबर। ठीक है, यहां आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक ने डिविडेंड दिया है, सेकंड नंबर पे आईसीआईसीआई है। उन दोनों ने मतलब ठीक दिया है, बाकी तो दोनों ने नहीं दिया है। और डिविडेंड अगर कोई कंपनी नहीं दे रही है ना, तो इट्स नॉट गुड सिग्नल। अगर आप ओवरऑल बात करें, अगर आप आरओसी की बात करें तो आरओसी में भी लगभग सब सेम से ही है। डेटर डेज की यहां पर कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। और नेट कैश फ्लो, तो नेट कैश फ्लो में ये इंपॉर्टेंट नंबर है, आपको ये जरूर आपको देखना चाहिए। तो नेट कैश फ्लो में अगर हम बात करें तो यहां पर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जो है ना, उसका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव ही है, और रिसेंट भी पॉजिटिव है। आईसीआईसीआई बैंक का भी पॉजिटिव है, लेकिन एचडीएफसी का 21,000 करोड़ है और आईसीआईसीआई का 51,000 करोड़ है। पर आइसोलेशन में आप इस नंबर को नहीं देख सकते, बट इससे ये पता पड़ता है कि बैंक एक्चुअली, देखो कैश फ्लो का मतलब होता है कैश किधर से किधर जा रहा है। दिस इज द सिंपल मेट्रिक। वो ज्यादा उसमें मत जाइए, मैं भी आपको एक्सेल के एडवांस फॉर्मूला लगा करके दुनिया भर की कैलकुलेशन बता दूंगा, बट दैट विल नॉट हेल्प यू। सो पॉइंट ये है कि एक्चुअली कैश बैंक में आ रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। चाहे वो इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेशनल जो भी एक्टिविटीज है उनको बैलेंस करके बैंक इज गेटिंग कैश। सो दैट्स ओवरऑल बैंक के पास पैसा आ रहा है, बैंक के नंबर्स अच्छे हैं, और बैंक इंडस्ट्री के हिसाब से भी अच्छा काम कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, डिविडेंड दे रहा है। सो कंसिडरिंग द बेसिक ओवरऑल फंडामेंटल कंपैरिजन, यू सी दैट एचडीएफसी बैंक की ये जो टेम्परेरी पैनिक रिएक्शन जो हो रहा है लोगों का, आई थिंक इट इज ओवरडन। इट्स नॉट एक्चुअली द रियलिटी। मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, बट अगेन मैं आपको कहूंगा कि दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो, और ये पूरी तरह से आपको उसी स्पिरिट में देखना चाहिए। दिस इज नॉट अ स्टॉक मार्केट रिकमेंडेशन, कुछ भी नहीं है। हम लोग ना तो रिकमेंड करते हैं, ना ही करना चाहते हैं। ठीक है, सो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन, ये एनालिसिस? अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे जरूर बताइए अपने कमेंट्स के थ्रू, क्योंकि आपके सारे कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं और उसके हिसाब से ही मैं आपको अपनी तरफ से जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें चेंजेस करता हूं। सो दोस्तों अच्छा लगा होगा वीडियो तो जरूर आप लाइक करिए, और लाइक नहीं किया तो दोस्तों फिर कुछ नहीं किया, फिर हमारी आपकी दोस्ती कच्ची है। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगेन छोटा सा डिस्क्लेमर है कि दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो रिकमेंडेशन फॉर यू। आप इसे पॉजिटिव स्पिरिट में उसी तरह से देखें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।